ओके, सो एंगल बिटवीन लाइंस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये एक ट्रायंगल है और इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2 और इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से 4,6 और ये पॉइंट है ए, ये बी और ये सी। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड, पहला है इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ए से बी सी पे अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। तो आप कैसे पता करोगे? ध्यान से देखो, ए से बी सी पे जब आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, लेट्स से ये एडी है अल्टीट्यूड, ठीक है ना? तो एडी का इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ स्लोप का जरूरत है, क्योंकि एक पॉइंट एडी पे ऑलरेडी दिख रहा है हमको। एडी का स्लोप निकालने के लिए बीसी का स्लोप जो है उसका हम मदद ले सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं बीसी का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, अगर मान लो ये स्लोप को हम m1 कंसिडर कर लें, लेट्स से इसके स्लोप को अगर हम m1 कंसिडर करते हैं, तो दिस विल बिकम y2 minus y1 divided by x2 minus x1, this is 4/2, that is 2, करेक्ट? अगर मैं AD का स्लोप लिखता हूं, लेट्स से ये m2 है, तो m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि BC और AD परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ से m1 के जगह 2 और m2 के जगह -1 इज इक्वल टू -1। m1 की प्लेस पे 2 और m2 के प्लेस पे m2 इज इक्वल टू अगर -1 करोगे तो m2 का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। अगर जल्दी करना हो, इसका स्लोप अगर मान लो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप अगर 2 दिया हुआ, तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करके और साइन चेंज कर दो। तो रेसिप्रोकल किया तो 1/2, साइन चेंज कर दिया तो -1/2, ये इसका स्लोप हो जाएगा। समझ आ गया? अब AD का इक्वेशन आसानी से लिखा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ AD यू कैन सिंपली राइट एज y-1 इज इक्वल टू y-y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए, ठीक है? सो दिस इज डन। नाउ वी हैव टू डू सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलरली सब लोग अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिमिलरली कैन यू फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम B टू AC? ये आपका होमवर्क है। ये मान लो लेट्स से ये लाइन L1 आया और ये जो लाइन आएगा अल्टीट्यूड, इसको मान लो ये लाइन L2 आएगा फॉर एग्जांपल, मान लो। और तीसरे क्वेश्चन में बोला गया कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करो। तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड ऑर्थो सेंटर। तो अगर हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला गया है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है L1 और L2 का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ऑर्थो सेंटर होता था। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप भी खुद से करोगे, ये भी आपका होमवर्क है। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करोगे इस ट्रायंगल का। डन? सब समझ में आ गया सबको? अगेन सी दिस क्वेश्चन। मान लो फिर से यही ट्रायंगल मैं कंसिडर करता हूं और इस बार आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना क्या होगा, मतलब ये इस तरीके से कुछ, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा और इस पे परपेंडिकुलर भी है, इसका इक्वेशन बताना क्या होगा। सो फिर से इसका इक्वेशन लिखने के लिए, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मान लो अगर ये पॉइंट P होगा तो P का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट होगा BC का, यानी 2 + 4/2 कॉमा 2 + 6/2 and this will be represented by 3,4। तो ये P का कोऑर्डिनेट आ गया 3,4। वेरी नाइस। BC का जो स्लोप था वो था 6 - 2/4 - 2 विच वॉज 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये लाइन को अगर मैं L कंसिडर करता हूँ या L1 कंसिडर करता हूँ लेट्स से, तो स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल लेके और नेगेटिव कर देना है, यानी -1/2। क्यों ऐसा करना है, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 हो जाए। ठीक है, 2 और -½ को मल्टीप्लाई करोगे तो -1। ये क्यों, दिस वाज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ये पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां से स्लोप पता चल गया L1 का, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी हमको पता चल चुका है कि ये 3,4 है, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ L1 लिखा जा सकता है यहां से, ये कितना हो जाएगा, y - 4 इज इक्वल टू -½ इंटू x - 3। ये इक्वेशन आ गया। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर ले सकते हो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो इस तरीके से हमको किसी एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल गया। कैन यू सिमिलरली फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC। और तीसरा क्वेश्चन है, अगर ये भी पता चल जाए, मान लो हमने इसको लाइन L1 कंसिडर किया है और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है उसको लेट्स से हम लाइन L2 कंसिडर कर लेते हैं। इसको मान लो L2 कंसिडर कर लिया, लेट्स से दिस इज लाइन L2। और अगर हमको सर्कम सेंटर पता करना हो, तीसरा क्वेश्चन है फाइंड सर्कम सेंटर। तो अगर आपको याद हो सर्कम सेंटर, तो मैंने क्या बताया था उसमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का ही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सर्कम सेंटर आ जाता है। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो एक तो मेथड था सर्कम सेंटर का फाइंड आउट करने के लिए, SA = SB = SC अप्लाई करके, SA² = SB² = SC² अप्लाई करके। और यहाँ पे सर्कम सेंटर जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो इक्वेशंस यूज करके, लाइंस के जो है इक्वेशंस यूज करके। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो इसके हेल्प से आप सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर ले सकते हो बहुत इजीली। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने का हमको एक और तरीका पता चल गया कि तीन में से कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे, देन यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स फॉर सर्कम सेंटर। ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, ये जो एम आया, दिस पॉइंट एम इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट एम इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां से बोल सकते हो एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point
P टू लाइन L, अगर ये लाइन L है तो ऐसे बोल सकते हैं इसको। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो ये जो लाइन L है, लेट्स से दिस लाइन L इज ax plus by plus c is equal to 0, and let's say this point is x1 comma y1. सो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? स्टेप्स क्या, बहुत सिंपल है। देखो लाइन का इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। सो स्टेप्स में क्या कर सकते हो, फाइंड कर लो स्लोप ऑफ पीएम। पीएम का स्लोप तो पता किया जा सकता है ना, कैसे? यूजिंग m1 m2 इज इक्वल टू -1। नहीं क्या? देखो ना, इस लाइन का स्लोप तो हमको पता है ना, इस लाइन का स्लोप हमको पता है ना, m1 ले लो माइनस a बाई बी, तो m2 निकल जाएगा ना, दूसरे लाइन का स्लोप पता चल जाएगा ना। समझ आ रहा है बात? इस लाइन का स्लोप अगर माइनस a बाई बी आ रहा है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो b बाई ए आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? इसी का रेसिप्रोकल करके और साइन चेंज कर देना है, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये पीएम का स्लोप आ गया। उसके बाद फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ पीएम, ठीक है? और उसके बाद फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? तो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लो, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पीएम एंड एल। पीएम का और एल का जो इक्वेशंस है उन दोनों को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो पॉइंट एन मिल जाएगा, और यही जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। और एक ट्रिक भी है, अगर मान लो ट्रिक क्या है, इसको ऐसे लिखना है कि x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये टेक्निक अप्लाई किया जाए, ध्यान से देखो, ये टेक्निक अगर अप्लाई किया जाए और यहाँ से जो x और y मिलेगा, ये x कॉमा वाई जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से जो x और y मिलेगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसका? x1 कॉमा y1 का। किस लाइन पे? ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे। ये शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से एक क्वेश्चन करके हम लोग अभी देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, और ये लेट्स से पॉइंट है 0,3, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, कितना होगा? ये पॉइंट पता करना है कितना होगा। ये लेट्स से पॉइंट P है, ये हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला मेथड अप्लाई करो, तो इसका जो स्लोप है वो हो गया -1/2 माइनस ए बाई बी करके। स्लोप इज इक्वल टू, ये हमेशा याद रखो, माइनस ए बाई बी, बार बार यूज हो रहा है ये चीज। तो अगर इस लाइन का स्लोप -1/2 है तो स्लोप ऑफ पीएम कितना हो गया? इसका रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज करो, यानी 2 हो जाएगा। पीएम का स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ पीएम कितना हो जाएगा? तो देखो एक पॉइंट दिया हुआ है 0,3 से पास कर रहा है और स्लोप 2 है, यानी y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 0। y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा -3।
इज इक्वल टू -3। इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानो सेकेंड इक्वेशन। गॉट इट। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दो और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और दोनों को ऐड कर दो। ये हमने क्यों किया? किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड से जैसे 10th में करते थे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये लाइन यहाँ लिख दिए। ठीक है, एंड देन सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो भाई, कितने से? 2 से मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बिकम 4x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। ऐड कर दो इन दोनों को, ऐड करोगे तो इधर हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा -3, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/5। इसको पुट कर दो, x इज इक्वल टू -3/5 किसी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दो। 1 में पुट किया तो x के जगह हो जाएगा -3/5, इसमें पुट कर रहे हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड, 2y का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 3/5 मीन्स 2y का वैल्यू आ गया 15 प्लस 3 18/5, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 9/5। ठीक है, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया -3/5 9/5। अगर दूसरे मेथड से निकाले हम, दूसरा टेक्निक यूज करें, सो x माइनस x1 के जगह पे कितना है? 0 बाय, अच्छा देखो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये था स्ट्रेट लाइन, कितना ध्यान से सुनो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 था ना, तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट इधर उधर हो या कोई और दूसरा फॉर्मेट हो, उसको रीअरेंज करके ऐसा बनाना पड़ेगा। राइट इन दिस फॉर्म, इसी फॉर्म में इसको लिखना है, करेक्ट। और यहाँ पे पॉइंट है 0, कितना था? 3 आई गेस, 0,3, करेक्ट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो x1, y1। ठीक है, सो आप अप्लाई क्या करोगे? x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0/a। देखो a के जगह पे 1 है, यहाँ देखो y माइनस y1 इज 3 बाई b यानी 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1, मतलब जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसमें x के जगह पे x1 पुट करना है, y के जगह पे y1, यानी x के जगह पे 0 पुट किया और y के जगह पे y1 यानी कि 3 पुट किया, -3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a के जगह पे 1 है और b के जगह पे 2 है, इन दोनों को कंपेयर करो, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 2 है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया तो 6 माइनस 3 इज 3 और यहाँ आ गया -3/5। सिंप्लीफाई करोगे अगर तो इनके हेल्प से आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/5 और इनके हेल्प से आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -6/5 या y इज इक्वल टू आ जाएगा -6/5 प्लस 3, सो ये आ जाएगा 9/5, यानी फिर से आ गया -3/5 9/5।
जो इजी लगे दोनों में। वैरायटी का क्वेश्चन आता है, कहीं पे पहला मेथड इजी पड़ सकता है, कहीं पे सेकंड मेथड इजी पड़ सकता है। अच्छा, कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसी को दूसरे अंदाज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे आपसे कि फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन x plus 3y minus 1 is equal to 0 which is at minimum distance, या which is nearest, which is at minimum distance, या nearest भी बोल सकता है, which is at minimum distance from point 1,1। तो देखो ये लाइन दिया हुआ है x plus 3y minus 1,0 और ये पॉइंट है 1,1 विच इज ऑब्वियसली नॉट ऑन दिस लाइन। पुट करके देखो 1,1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, इससे सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सोच के देखो। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही नियरेस्ट पॉइंट होगा या कोई और पॉइंट इस लाइन पे? So it is but obvious that foot of perpendicular will be nearest point. Foot of perpendicular will be the nearest point, be the। तो ये जो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन एट मिनिमम डिस्टेंस, तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,1 टू लाइन x plus 3y minus 1,0। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अंदाज क्वेश्चन को लिखने का अलग अलग है, तो इसको आप खुद से कर लेना, ठीक है। इमेज क्या होता है देखो, अगर मान लो ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर, ये एक लाइन है, एक सरफेस है, ये लेट्स से एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ ax प्लस बी वाई, उसके सरफेस का जो इक्वेशन है वो ऐसा है और यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1। अगर इसका हम इमेज देखेंगे इस प्लेन मिरर में, तो इमेज कितना आएगा ये बताना है। इमेज का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अगर ये मान लो n है तो ये n क्या आएगा ये पता करना है। ध्यान से देखो, इसका जो तरीका है, इसको ज्वाइन कर दो आप, ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म होगा। ये जो एम है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर is midpoint of Pn, where n is image of P। बट ऑब्वियस बात है ना, अगर मिरर प्लेन है, प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होता है, तो ये सेम डिस्टेंस में बनेगा, इसलिए पीएम और एमएन का वैल्यू बराबर होगा। तो एम जो है मिड पॉइंट हो जाएगा पीएन का, और एम तो पता कर सकते हो ना, एम पता कर सकते हो आप, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा कि एन भी पता चली जाएगा। कैसे क्वेश्चन करना आप देखो ध्यान से, और इसके लिए एक ट्रिक है। दूसरा जो है ट्रिक क्या है, ऐसे लिख लो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अगर कर दोगे, जो पिछला वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जो फॉर्मूला लिखा था उसी में अगर इसको 2 टाइम्स कर दोगे, so this formula will become formula for image। देखते हैं इससे करके, तो पिछला वाला क्वेश्चन ही लेते हैं। फाइंड करना है इमेज ऑफ 0,3 इन लाइन
इनलाइन या प्लेन मिरर भी दिखा रह सकता है। इस लाइन में इसका, अच्छा इमेज को रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। फाइंड इमेज ऑफ 0,3, या वर्ड यूज कर सकता है रिफ्लेक्शन। मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन को ही इमेज क्यों बोलते हैं। फाइंड इमेज, और वर्ड यूज कर सकता है आपको रिफ्लेक्शन। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ 0,3 इन लाइन बोल सकता है, या फाइंड इमेज ऑफ 0,3 इन प्लेन मिरर, इतना ये भी बोल सकता है। ध्यान से सुनना, ध्यान समझना इस बात को। इन प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर का पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन कितना था, x + 2y - 3 = 0। x + 2y = 3। तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये आया था हमारा -3/5 और 9/5। ये आया था हमारा -3/5, 9/5। ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हम सीख गए ना फाइंड आउट करना। तो मैं मेहनत दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगा अननेसेसरी। ये मान लो अगर 0,3 है पॉइंट, और ये पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था पिछले क्वेश्चन में, विच वॉज -3/5, 9/5। So can't we find n? Let's say n is, n point मान लो h, k है। Let's say this is h, k। So बोल सकते हैं ना कि 0 + h/2 will be equal to -3/5, यानी यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा -6/5, एंड 0 + k/2 will be equal to what? 0 + k नहीं, सॉरी, 3 + k। 3 + k/2 is equal to what? 9/5, यानी 3 + k is equal to 3 + k is equal to 18/5, यानी k is equal to 18/5 - 3, यानी 3/5, यानी इमेज आ गया -6/5, 3/5। ये जो है सो इमेज आ गया। अगर आप टेक्निक से करते, ट्रिक से करते, ये मेथड हो गया 1। अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करते इसके लिए और लिखते x - x1, ठीक है, पर बट उसमें आप इक्वेशन क्या यूज करोगे, फॉर्मेट आप देखना, इसका जो इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे x + 2y - 3 = 0। सो x - x1, x1 की जगह 0 बाई a, y - y1 डिवाइडेड बाई b, ये b है, इज इक्वल टू -2 टाइम्स, इसमें क्या करना है आपको, a² / b², सॉरी, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b²। यहाँ हो जाएगा 1² + 2², a की जगह 1 है, b की जगह 2। ऊपर में क्या लिखना है, तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर दो, यानी 0 + 2 × 3 - 3, जहाँ पे x1 y1 ये पॉइंट है। समझ आया? ऐसा लिख दिए। अब इनको सॉल्व करो, आप देखो कितना आता है। Let's solve this thing. So this will be x - y/3, sorry, y - 3/2 -2 times this is 6 - 3 is, सिंप्लीफाई कर लो पूरा, देखो कितना आता है। सो 6 - 3 is 3, 3 - 2 -6/5 आएगा सिंप्लीफाई करके। सो x इज इक्वल टू आ गया -6/5, इन दोनों को यूज करके, और इन दोनों को यूज करके आ जाएगा y - 3 इज इक्वल टू -12/5, y इक्वल टू आ जाएगा 3 - 12/5, विच इज इक्वल टू 3/5। सो यहाँ से भी
आ गया -6/5 कॉमा 3/4। सेम ही आंसर आया। सो इसमें आप देखो सेकेंड टेक्निक जो है वो ज्यादा आसान पड़ेगा। ऑब्जर्व कर पा रहे, क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि जल्दी हो गया, जल्दी हुआ नहीं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना इस मेथड में, वो तो पहले से किया हुआ था इसलिए जल्दी हो गया। इसलिए सेकेंड मेथड जो है वो ज्यादा आसान है अप्लाई करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जान लो, रिफ्लेक्शन और इमेज में कोई फर्क नहीं है। आपने फिजिक्स में अभी एक अंदाज में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये और इमेज का मतलब हुआ ये, इस वाले पोर्शन का इमेज इधर। सो बेसिकली आपने दो वर्ड पढ़ा होगा, रियल इमेजिनरी, या रियल या रियल एंड वर्चुअल। सो दिस पोर्शन इज नथिंग बट reflected part only. This portion is nothing but reflected part only. रिफ्लेक्टेड पार्ट को ही तो एक्सटेंड करने से ये भी आ रहा है। सो मैथमेटिक्स में चूंकि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन अलग थोड़ी आएगा, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। सो रिफ्लेक्शन बोलो या इमेज बोलो, दोनों में फर्क नहीं है। जैसे मान लो यहां से ऐसे गए, ये रिफ्लेक्ट होके आया और इसका इमेज ऐसा कुछ मिलेगा, हालांकि इसमें नहीं, ऑब्लिक होगा कि नहीं, बट अगर स्ट्रेट लाइन है ये और रिफ्लेक्ट होके इधर गया तो, और इसका अगर इस प्लेन मिरर में इमेज देखते तो ये इमेज आता। तो इस इमेज का इक्वेशन और रिफ्लेक्शन का ये रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन, ये दोनों अलग अलग थोड़ी आएगा, ये तो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। सो रिफ्लेक्शन और इमेज दोनों सेम हो जाता है। ठीक है ना, फिजिक्स के टर्म में हम यहाँ नहीं सोचेंगे, मैथमेटिक्स के टर्म में सोचेंगे। तो रिफ्लेक्शन लिखा हो क्वेश्चन में या इमेज लिखा हो, we will apply the same concept. Getting it? So we will now do some problems based on reflection. So इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, देखो ध्यान से सुनो, पहले एक 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 नोट करके ऐसे बात सीखो। क्या सीखना है कि अगर एक लाइन है जो दूसरे लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, इसका स्लोप लेट्स से m1 है, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m3 है लेट्स से। तो अगर इसमें बिना मॉड के एंगल को इक्वल करना है तो tan थीटा तो बराबर होगा दोनों, अगर तो बिना अगर मॉड के इसको इक्वेट करना है tan थीटा का वैल्यूज, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस यूज करोगे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, बिना मॉड के अगर अप्लाई करना है, सो यहाँ पे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस बन रहा है, m1 से m2 जा रहे हो और m1 से m2 जाने पे इफ दिस इज फॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो अगला जो कुछ भी लिखोगे m2 माइनस m3 अगर लिखते हो तो m2 से m3 जाने पे एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, या m3 माइनस m2 अगर लिखते हो तो m3 से m2 जाने पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस फॉर्म होना चाहिए। देखो दोनों में क्या सही आ रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग m2 से m3 जाओगे तो दिस विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m2 माइनस m3। तो बिना मॉड के अगर अप्लाई करना है तो इसको लिखा जा सकता है m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m3। दिस थिंग कैन बी अप्लाइड। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं और ऐसे ही देता हूं आपको। लेट्स से कंडीशन कुछ ऐसा हो, सिनेरियो कुछ ऐसा हो
सिनेरियो कुछ ऐसा हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2 और इस लाइन का लेट्स से स्लोप है m3। सो हाउ विल यू अप्लाई this concept of angle between lines if you have to apply without mod? तो यहां से यहां ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, अगर क्लॉक में घूमोगे तो दो LHS RHS दोनों में क्लॉकवाइज सेंस रखोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस रख रहे हो तो दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज सेंस रखोगे। मतलब कि m1 है, इसका स्लोप m3 है, इसका स्लोप, सो यू आर गोइंग फ्रॉम m1 टू m3। तो यहां लिखोगे m1 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m3 इज इक्वल टू, ये जो सेंस है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है कि क्लॉकवाइज सेंस है, ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं, माने एंटी क्लॉक से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो तो दूसरे जगह भी क्लॉकवाइज सेंस में ही घूमोगे। पहले में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही घूमोगे। सो वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस, ऐसा डायरेक्शन है, ठीक है। नाउ दूसरे जगह पे आप देखो, ये क्लॉकवाइज सेंस हुआ, फिर से ये क्लॉकवाइज सेंस हुआ, तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमोगे तो इससे इस पे यानी m3 से m2 पे जाओगे, गेटिंग इट। सो यू विल राइट एज m3 minus m2 divided by 1 plus m3 m2। दोनों जगह पे हमने क्लॉकवाइज लिया है, तो यहां पे भी क्लॉकवाइज। तो ऐसा अगर अप्लाई करोगे तो मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, विदाउट मॉड यू कैन अप्लाई दिस। इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है बिना मॉड के, तो इसको ध्यान में रखना। ना रिफ्लेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का दो टेक्निक होता है, दो तरीका होता है। मेथड वन इज यूजिंग एंगल, और दूसरा अप्रोच होता है यूजिंग इमेज, ठीक है। तो ये नॉर्मली ज्यादा आसान होता है, दिस इज कॉम्पेरेटिवली इजियर होता है ये अप्रोच। अब जैसे देखो मैं क्वेश्चन करता हूं फिर आपको समझाऊंगा। मान लो ये जो है सरफेस है, ये मान लो प्लेन मिरर है और इसका स्लोप लेट्स से, चलो इसका स्लोप बाद में देखते हैं। ये मान लो एक इंसिडेंट रे है, इसका स्लोप m1 है और ये रिफ्लेक्टेड है रे और इसका स्लोप m2 है, और प्लेन मिरर है उसका स्लोप m दिया हुआ है या m3 दिया हुआ है, लेट्स से m दिया हुआ है। सो हाउ विल यू अप्लाई? देखो अब यहां से समझो कि नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ, ये नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल, ये एंगल हुआ, और रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यानी ये एंगल हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब ये एंगल्स आपस में बराबर किए
ऑटोमेटिकली ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग? तो अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हुआ और ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। मीनिंग ये है कि जब एक सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों एंगल्स आपस में हो जाएंगे बराबर। ठीक है, जब ऐसा हो रहा है, इस लाइन का स्लोप एम है, अब अप्लाई करो। अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में अप्लाई करते हो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज सेंस में आगे बढ़ोगे। मतलब ये इफ यू आर अप्लाइंग m माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1, देन यहाँ से लिखा जा सकता है m2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2m। ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो रिफ्लेक्शन जहां होगा वहां पे। तो जरूरत के हिसाब से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग अवॉइड ही करेंगे इसको, मैक्सिमम केस में हम लोग रिफ्लेक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है, इमेज वाला जो प्रॉपर्टी है, उसी को यूज करके और क्वेश्चन बनाएंगे फटाफट। ठीक है, ओके। ये चीज हो गया। यहाँ पे एक नोट करके बात लिख लेना, कभी भी अगर रिफ्लेक्शन if reflection happens on a line, reflection happens on a line parallel to x or y axis, then m1 प्लस m2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। जहां m1 क्या है, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, और m2 जो है वो है स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया, इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और आप फिर से मैं बोल रहा हूं, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इमेज, इमेज इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। ये दोनों वर्ड सेम सेम है, तो इसको भी ध्यान में रखना। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इमेज, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इमेज एंड इमेज इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। इसको भी ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चन आसानी से बनता है। और नोट करके कुछ और बात पे सीख लो। क्या क्या बातें हैं? पहला, अगर आप इमेज लेते हो किसी पॉइंट ए बी का, ध्यान से सुनना, इमेज ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी इन या अबाउट भी बोल सकते हैं, इन या अबाउट दोनों चीज लिखा हुआ रहेगा। पहला एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में इसका इमेज लेते हैं, मान लो यहाँ पे पॉइंट है ए कॉमा बी और एक्स एक्सिस में इसका इमेज लेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस में इमेज लेते हैं तो आप देखो इधर आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा। तीसरा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन में इमेज अगर लोगे, ये निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? उसी फॉर्मूले को यूज करके, जो हमने मेथड सीखा था ऊपर में, उसी टेक्निक को यूज करके ये फाइंड आउट भी किया जा सकता है।
बट ये रिजल्ट हमको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू वाई लाइन में या y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन में, x इज इक्वल टू वाई लाइन में अगर हम इमेज लें इन x इज इक्वल टू वाई, तो जो इमेज होता है उसका कोऑर्डिनेट एक्सचेंज हो जाता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और x इज इक्वल टू अगर माइनस वाई में लेते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सचेंज तो होता ही है, साइन भी चेंज हो जाता है दोनों कोऑर्डिनेट्स का। समझ आ रहा है बात? कोऑर्डिनेट एक्सचेंज तो होता ही है, साइन भी चेंज हो जाता है। और पांचवा है, ये चारों जो है लाइन है, लाइन में इमेज लिया। पॉइंट का अगर पॉइंट में ही इमेज ले तो क्या आएगा, मतलब अगर ऑरिजिन पॉइंट के अबाउट इमेज ले तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। जब हम ऑरिजिन पॉइंट के अबाउट इमेज लेते हैं तो ये मान लो ए है, ये बी है, तो इसका इमेज इधर आएगा। तो ये ए ही रहेगा, ये भी बी ही यूनिट रहेगा। तो खाली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे खाली साइन चेंज हो जाएगा, एक का नहीं दोनों का। समझ आया नहीं आया बोलो? सबको समझ आया ये बात? तो ये रिजल्ट्स आप डायरेक्टली याद रखोगे, जहां जरूरत पड़ेगा इन रिजल्ट्स को हम फटाफट इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट से। इमेज वैसे हमको फाइंड आउट करना आता तो है ही, हमने ऊपर सीख लिया उसका मेथड, लेकिन जहाँ पे ये शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है इनका हम लोग इमेज याद रखेंगे, जहाँ पे ये यूज हो सकता है वहाँ यूज कर लेंगे फटाफट। नाउ लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस। A ray of light is coming along. A ray of light is falling on x plus 2y is equal to 3 along x plus y is equal to 2. On plane mirror, this one along x plus y is equal to 2. Find करना equation of reflected ray. फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या करोगे, देखो ये मान लो सरफेस है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ से एक लाइन इंसिडेंट हुआ, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइन का हमको इक्वेशन पता करना है, क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लो कि क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लिया, एक पॉइंट तो हमको ऐसे मिल जाएगा इस लाइन पे। अच्छा, इस लाइन को आगे तक थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक पॉइंट तो इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा। तो कर लो सॉल्व, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 घटा दो, तो घटा दोगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुट करो 1 में, 1 में पुट किए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी ये पॉइंट हमारा हो गया 1,1। एक पॉइंट हमको रिफ्लेक्टेड रे पे मिल गया,
एक पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे पे बहुत आसानी से मिल गया, हमको दूसरा पॉइंट ढूंढना है रिफ्लेक्टेड रे पे, फिर इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो आप क्या करो दूसरा पॉइंट के लिए कि 1,1 के अलावा आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो इंसिडेंट रे पे। क्या करोगे? कंसिडर अ पॉइंट अदर देन 1,1 ऑन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पे कंसिडर करो 1,1 से, लेकिन अलग होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट कंसिडर करना है तो हीट एंड ट्रायल से कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, कोई भी एक पॉइंट। जितना आसान रखोगे उतना इजी रहेगा। तो अपने मन से कोई पॉइंट कंसिडर कर लो, लेट्स से 0,2। हिट एंड ट्रायल लगा के मान लो x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 है, तो क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, y के जगह 1 रख देंगे, तो x प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2, तो पॉइंट आ गया -2 का मान। हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके ऐसे ही पॉइंट तो पता कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया हो उस पर एक पॉइंट पता करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो एक पॉइंट कंसिडर हमने कर लिया। अब लेट्स से ये पॉइंट हमने कंसिडर किया है 0,2, ये लेट्स से पॉइंट है 0,2। ये लेट्स से 0,2। अगले स्टेप में आप इसी का इमेज निकाल लो। फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P 0,2 इन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। आप इस लाइन में इसका इमेज पता कर लो। तो जैसे ही आपने इमेज पता किया, ये पॉइंट आ गया इसका इमेज। लेट्स से दिस इज P डैश, और ये मान लो पॉइंट A है। समझ आ रहा है बात? तो P डैश जैसे ही आपने पता कर लिया, ये लेट्स से इमेज जो आया वो आया P डैश। तो P डैश A का जो इक्वेशन आप लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन P डैश A इज इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यही तो रिफ्लेक्टेड रे हो गया। समझ आई बात? तो P डैश पता जैसे ही कर लोगे, आप इक्वेशन लिख पाओगे आसानी से रिफ्लेक्टेड रे का, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे पे आपको 2 पॉइंट्स पता चल गया। किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके और लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है। अब जो मेन काम रह गया वो P डैश फाइंड आउट करना। P डैश कैसे फाइंड आउट होगा? तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और एक पॉइंट है 0,2, इसका इमेज निकालना है। तो फटाफट लगाओ फॉर्मूला, x माइनस x1 दैट इज 0 बाई a, इसको लिखो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज 2 बाई b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1, यानी x1 के जगह रखो कितना 0, y1 के जगह रखो 2 -3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 2 इज -2। सिंप्लीफाई करके देखना, ये आ जाएगा -2/5। करेक्ट है। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/5। इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से सॉल्व करोगे तो y माइनस 2 विल बी इक्वल टू -4/5, y is 2 minus 4/5, so this will become 10 minus 4 6/5। यानी जो P डैश आया, दैट विल बी, ये जो P डैश आया ये आया हमारा -2/5 6/5। ये P डैश का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ ऐसा है रिफ्लेक्टेड रे, जिस पे एक पॉइंट आया था 1,1,
एक पॉइंट था ये यहाँ पे 1,1 और एक पॉइंट है P डैश विच इज -2/5, 6/5. Can't you find the equation of PA? स्लोप कितना हो जाएगा 1 - 6/5 डिवाइडेड बाई 1 + 2/5. तो 5 - 6 -1/5 डिवाइडेड बाई 7/5 -1/7 आ गया स्लोप. करेक्ट. इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1/7. इक्वेशन ऑफ लाइन कितना लिख दोगे y - 1 = स्लोप -1/7 इंटू x - 1. ये जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गया. इक्वेशन ऑफ लाइन यानी रिफ्लेक्टेड रे. समझ में आया सबको? कोई यस नो बोल दो जल्दी से. यस सर. समझ में आया कि नहीं? कोई यस नो बोलो अनम्यूट करके. यस सर. यस सर. वेरी नाइस. तो इतना इजी है ना? इतना इजी है. चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं. मान लो एक सिनेरियो है जहां पे इंसिडेंट रे पे एक पॉइंट दिया हुआ है. लेट्स से एक इंसिडेंट रे है उस पे पॉइंट दिया हुआ 1,2 और ये पॉइंट है x + y = 2. ये जो प्लेन मिरर है वो x = y = 2 दिया हुआ है. रिफ्लेक्टेड रे पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है. लेट्स से दिस इज 0,3 और आपको पता करना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा. फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. तो बहुत ही आसान है. एक पॉइंट दिया हुआ है इंसिडेंट रे पे और एक पॉइंट दिया हुआ है रिफ्लेक्टेड रे पे और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज का इक्वेशन निकालना है. तो आप क्या करो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो इधर, है ना. एक पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे पे तो है ही ऑलरेडी और इसका इधर इमेज निकाल लिया. तो ये 2 पॉइंट मिल गया ना इस लाइन पे और इसको थोड़ा एक्सटेंड करो इधर तक और इसका इधर इमेज निकाल लिया. तो ये 2 पॉइंट मिल गए इंसिडेंट रे पे. कर सकते हो इस क्वेश्चन को? नहीं कर सकते? बोलो. बन जाएगा? यस नो बोलो. यस सर. यस सर. गुड. तो ये होमवर्क है. आप 1,2 का इमेज निकाल लेना x + y = 2 लाइन में. तो ये जो पॉइंट मिला P, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे. इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन निकाल लो. रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आ जाएगा. इसका इमेज इधर निकाल लो और 1,2 और ये पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन लिख दोगे. इंसिडेंट रे का इक्वेशन आ जाएगा. गॉट इट? देखो एक मैं आपको टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनना. अगर मान लो ये एक प्लेन मिरर है, इसका कुछ भी इक्वेशन लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट के लिए बता रहा हूं. मैंने डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन में करना है तो उसके लिए बता रहा हूं. अगर इस पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं x, y, ठीक है, या h, k, या h, k,
इस पे अगर कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं h, k और इसका अगर हम इमेज निकालते हैं तो ध्यान से सुनना, अगर h, k फिक्स्ड है तब तो एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर h, k वेरिएबल पॉइंट है, इफ h, k इज वेरिएबल, तो लोकस जो होगा, लोकस ऑफ इमेज ऑफ h, k is basically reflected ray. h, k is a variable point. h, k is a variable point on incident ray. आप मेरा बात समझ रहे हो? अगर h, k एक वेरिएबल पॉइंट है इंसिडेंट रे पे, तो उसका जो इमेज का जो लोकस आएगा, उसका जैसे ये पॉइंट बदलोगे इमेज यहाँ आ जाएगा, पॉइंट बदलोगे इमेज यहाँ आ जाएगा, तो इमेज का जो कलेक्शन होगा, लोकस क्या होता था, मूविंग पॉइंट्स का कलेक्शन होता था, तो इमेज का जो कलेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे पे अगर कोई पॉइंट कंसिडर करते हो तो उसके जो इमेज का कलेक्शन होगा वो इंसिडेंट रे हो जाएगा। मेरा बात समझ गए? इंसिडेंट रे पे पॉइंट्स का अगर इमेज लेते हो तो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे पे अगर पॉइंट्स का इमेज लेते हो तो इमेजेस का जो कलेक्शन होगा उससे इंसिडेंट रे आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? वाइसन वर्सा, ठीक है। यानी कि सिमिलरली ये भी बोला जा सकता है कि लोकस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट्स ऑन, चलो ये तो समझ जाओगे, ये लिखने का जरूरत नहीं। अच्छा, यहां से क्या हो रहा है ध्यान से सुनना। तो यहां से अगर मान लो बाई चांस, अगर मान लो इफ, और लोकस निकालने के लिए लास्ट में h को x से रिप्लेस किया जाता है, k को y से रिप्लेस किया जाता है, टू गेट इक्वेशन ऑफ लोकस। ये तो हम लोग करते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर प्लेन मिरर कुछ ऐसा दिया हो, प्लेन मिरर अगर मान लो पहला केस है एक्स एक्सिस है, दूसरा केस है कि वाई एक्सिस अगर है, तीसरा केस है कि x इज इक्वल टू वाई है, और चौथा है कि x इज इक्वल टू अगर मान लो माइनस वाई है, तो इसमें डायरेक्ट हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या? इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए चारों केस में एक ही बार लिख देता हूं। इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए, रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए या रिफ्लेक्टेड से इंसिडेंट बनाने के लिए आपको क्या करना है ऐसे केसेस में? ये हर जगह नहीं बताया जाएगा आपको, ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ऐसा। तो मैं ऐसा टेक्निक बता रहा हूँ ना, मेंस का भी क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ऐसा टेक्निक है। तो पहले वाले केस में क्या करोगे आप? ये पहले वाले केस में एक्स एक्सिस, मान लो ये इंसिडेंट रे था और ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें जब हम इमेज लेंगे पॉइंट्स का तो वाई का साइन बदलेगा, आप देख रहे हो, और उन्हीं इमेजेस का कलेक्शन ही तो रिफ्लेक्टेड रे था। तो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड बनाने के लिए सिर्फ वाई का साइन चेंज कर देना, तो वाई को जो है माइनस वाई लिख देना। दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस हुआ, दूसरे केस में, सेकेंड केस में जब वाई एक्सिस प्लेन मिरर रहेगा, इफ प्लेन मिरर इज वाई एक्सिस, तो इंसिडेंट से
रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड से इंसिडेंस बनाने के लिए वाई एक्सिस में जब इमेज लोगे, ऐसा मान लो कोई लाइन है और रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, तो इस पॉइंट का जब इधर इमेज लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। तो सिर्फ क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना। थर्ड केस में एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना और वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना। फोर्थ केस में एक्स को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना और वाई को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना। मैं एक IIT जेईई मेंस का क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो पूछा था। एक सेकेंड रुकिए। लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा है 2000, वेट 2013 में क्वेश्चन है कि a ray of light along x plus root 3y is equal to root 3 gets reflected along gets reflected upon reaching x axis, the equation of reflected rays. और चार ऑप्शंस दिया हुआ है, चार ऑप्शंस दिया हुआ है। चलो ऑप्शंस तो कर ही लोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये है मेंस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन। So if I try this question, देखो ध्यान से सुनना। मेथड 1, एक्स एक्सिस है ये, यहां से एक लाइन आ रहा है, दिस इज एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 3। एक्स एक्सिस यानी y जो है वो 0 रहा होगा, तो ये पॉइंट मैं पता कर लूंगा। y अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हो गया 3,0। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट कंसिडर करूंगा इस पे, कोई सुटेबल पॉइंट जिसका मैं इसमें इमेज निकालूंगा और फिर इसका इक्वेशन निकालूंगा। करेक्ट। तो लेट्स से ये पॉइंट मैंने फटाफट कंसिडर कर लिया 0,√3। कर सकते हैं, इजीली आ जाएगा ये पॉइंट 0,√3। लेट P रिप्रेजेंट्स 0,√3। एक सुटेबल पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने, इस पे इसका इमेज निकाल लिया P डैश। सो P डैश विल बी, अगर एक्स एक्सिस में इमेज लेना तो फटाफट टेक्निक से 0,-√3 वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा।
देन अगर ये पॉइंट को आपने ए कंसिडर किया है, सो पी ए का जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर ये 0, -√3 पॉइंट आया है तो 0 + √3/3 - 0 विच इज √3/3 and this will be 1/√3. So equation क्या आ जाएगा, y - 0 is equal to 1/√3 x - 3. इस पॉइंट को यूज करके हमने इक्वेशन निकाली। तो ये मेथड तो काम चल गया, बन गया ये, ठीक है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ ये, है कि नहीं, टाइम लगा। लेट मी ट्राई अनदर मेथड। तो ये जो लाइन है वो है x + √3y = 3। स्लोप हमारा फाइंड आउट करके कितना आया है, देखो यहाँ से 1/√3 आया है स्लोप रिफ्लेक्टेड रे का। ये है एक्स एक्सिस और ये मान लो ऐसा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, कि अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका स्लोप कितना है, -1/√3 है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन से रिफ्लेक्शन होता है, अगर इसको m1 बोल रहे हो और इसको m2 बोल रहे हो, तो m1 + m2 मैंने बोला 0 हो जाएगा, यानी m2 = -m1 हो जाएगा, यानी m2 का वैल्यू जो है 1/√3 के बराबर आ जाएगा। देखो तो यही आया था ना, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ा। और ये पॉइंट तो एक हमारे पास था ही, which was 3, 0. So we can now easily find out equation, correct? So this is second approach. But the third approach is the most easiest, is the most easy one. Third approach is the easiest one. Easiest one क्यों? Because reflection is happening from x-axis and incident ray is x + √3y = 3. So to get an equation of reflected ray, you simply, what will you do? Reflection जब ये हो रहा है x axis से, तो इमेज क्या होगा, x, y का इमेज क्या होगा? तो x एक्सिस में अगर इमेज लेना चाहो तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y को -y से रिप्लेस करना पड़ जाएगा। सो यू सिंपली रिप्लेस y by -y, you simply replace y by -y, and that's all. Here is the equation, x - √3y = 3. This is the answer. So do you see, जब टेक्निक हमको पता रहता तो उससे कितना टाइम सेव हो सकता है। क्वेश्चन तो कर सकते हैं, बाकी तरीके से भी आंसर तक तो हम पहुंच जाएंगे, बट सी द अमाउंट ऑफ एफर्ट that we are putting in method 1, 2 and 3 are very much different. See the amount of time that we are putting in method 1, 2 and 3 are very much different. So if we go with this approach, हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईआईटी जेईई मेंस का, मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा ये। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इमेज, इमेज इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। सो इफ आई टेक image of x, y in plane mirror, I'll get equation of reflected ray. If I take image of x, y, जहां x, y रिफ्लेक्टेड रे पे है, तो I'll get image as incident ray. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपका जो है ब्रश अप करवाऊंगा थोड़ा आपको। फाइंड करना है इमेज ऑफ, देखता हूं कितना दिमाग चलता है, a, b इन लाइन x = 2 पहला, दूसरा y = 3। इस लाइन में अगर इमेज लेंगे तो क्या होगा इमेज, बताओ।
जैसे मान लो अगर एक पॉइंट लिया मैंने, ए कॉमा बी मान लो ये पॉइंट है और x इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, लेट्स से this is let's say y is equal to 3 and this is let's say x is equal to 2. सो इसका इमेज यहाँ पे कितना आएगा ये बताओ, और इसका इमेज इधर कितना आएगा ये बताओ, सोच के जल्दी बताओ कितना आना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। सर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लेंगे तो इमेज आ जाएगा ए कॉमा बी माइनस मैं 6। आसान कर देता हूँ, एक ऑप्शन की जगह मैं कर देता हूँ 5,6। तो ये पॉइंट मान लो है 5,6। सोच के बताओ जल्दी क्या होगा इमेज। बोलो 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 जल्दी बोलो। सुनो ध्यान से सुनो, जब आपको x के पैरेलल लाइन के अबाउट इमेज लेना है तो ये x कोऑर्डिनेट देखो सेम रह जाएगा, y कोऑर्डिनेट ही ना चेंज होगा। मान लो ये y1 है, नहीं समझे बात। 5,6 का अगर मैं इमेज ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 3 लाइन में, समझ आ रहा बात। तो x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, आप देख सकते हो ना डायग्राम से कि x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज, x दोनों का वो इतना ही रह जाएगा, y ही चेंज होगा सिर्फ। और y चेंज होकर कितना आएगा देख, तो मान लिया कि y1 हो जाएगा, दिस इज y1, तो ये मिड पॉइंट हुआ ना, यानी y1 प्लस 6। देखो मेथड तो हमारे पास है ही, ये भी कर सकते हैं x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b, बट आई एम आस्किंग यू टू बी क्विक इन एग्जाम। एक तो हमारे पास जो बोर्ड के लिए अप्लाई करेगा बच्चा, जो एग्जाम के लिए अप्लाई करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू नीड IQ मोर देन फॉर्मूला, यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड मोर देन फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा डेफिनेटली ये क्वेश्चन, बट कैन आई बी मोर क्विक in my approach? Yes, definitely I can be more quick. So y1 plus 6 by अगर मैं 2 कर दूं तो ये 3 के बराबर होना चाहिए ना, ये जो पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 3 होना चाहिए। तो यहाँ से y1 का वैल्यू 6 माइनस 6 होती है 0 हो गया, यानी इसका जो इमेज आएगा इस लाइन में दैट विल बी 5,0। गेटिंग इट। और इसमें जब आप इमेज लोगे x इज इक्वल टू 2, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। पैरेलल टू y एक्सिस अगर लोगे आप, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस लोगे आप, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी ये पॉइंट अगर आप कंसीडर कर रहे हो, इफ यू आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, यानी y कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का उतना ही रह जाएगा 6 के इक्वल। यानी y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पता नहीं लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 6 ही रह जाएगा। यानी x1 प्लस 5/2 करोगे ये पॉइंट इतना आ गया, तो इसका जब आप मिड पॉइंट निकालोगे तो ये तो इस लाइन पे लाई करेगा, यानी x कोऑर्डिनेट 2 के बराबर आना चाहिए, यानी x1 प्लस 5/2 करोगे तो ये 2 के इक्वल हो जाना चाहिए। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उसका मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आएगा, तो इसका x 2 के बराबर होना चाहिए, यानी x1 यहाँ से 4 माइनस 5 होके -1 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्विक हो सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा -1,6। समझ आया। तो अगर आप यहां से देखते हो, थोड़ा थोड़ा समझना यार, ठीक समझना।
तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ये 5,6 है, ये x इज इक्वल टू 2 जब दिया हुआ है तो देखो y सेम रह गया, और ये कुछ ऐसा आया कि इन दोनों का सम इसका डबल है, तभी ना मिड पॉइंट होगा। इसके सम का आधा जो है वो 2 के बराबर होगा। तो देखो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ कि कैसे हम क्विक हो सकते हैं एग्जाम में, बाकी आप जैसे करना होगा वैसे कर लेना। अच्छा, ये मैं सबके लिए भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेथड सीख गए कैसे IIT मेंस में वो 3 ही घंटे में कोई स्टूडेंट कैसे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। सो दिस इज हाउ वन स्टूडेंट, है ना, कीप्स हिज और हर अप्रोच इन एग्जामिनेशन। तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 चेंज नहीं हुआ, और ये जो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे जो 5 है उनको जोड़ो तो इसके डबल आ गया, समझे? ठीक, तो अगर ये 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास है, यहाँ देखो y इज इक्वल टू जब कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं हुआ, और ये 6, और ये कुछ ऐसा है कि इसका सम जो है इसके डबल हो गया। सो इफ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, what will be image of 4 comma minus 3 in y is equal to 1 and दूसरा x plus 2 is equal to 0. So you will say कि sir this is y is equal to 1, this is x is equal to minus 2, और इसमें जब इमेज फाइंड आउट करेंगे तो पिछले क्वेश्चन जैसा देखो, जब हमने इमेज फाइंड आउट किया था x इज इक्वल टू 2 में, तो y कोऑर्डिनेट सेम रह गया था, और y इज इक्वल टू 3 में किया था तो x कोऑर्डिनेट सेम रह गया था। y इज इक्वल टू 1 में करेंगे तो x कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसका डबल हो जाए इन दोनों का सम। कुछ ऐसा y लिखो कि इनका डबल हो जाए, 1 का डबल हो जाए, कितना लिखोगे 5, -3 + 5 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये देखो इतना क्विक हो गया हम। और इसका इमेज अगर निकालोगे, इसमें इमेज निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट सेम रह जाएगा। कितना बदल के होना चाहिए, ऐसा कुछ बदल के आना चाहिए कि सम जो है 4 का और x1 का इसके डबल हो जाए, यानी -4 हो जाए। तो ये अप्रोच से सोचोगे तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, -8 आ जाना चाहिए। So without using pen and paper also we can do these questions. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन बेस्ड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी कर लिया। एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ, ध्यान से सुनो, रिवाइज करना। रिफ्लेक्शन में सबसे जो इजी मेथड है वो पॉइंट का इमेज लो, ये पॉइंट किसी भी तरीके से निकालो, रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है कोई लाइन जो x या y के पैरेलल है तो इंसिडेंट रे का स्लोप प्लस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप, इनका सम 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्शन और इमेज में कोई फर्क नहीं है। सो अगर x इज इक्वल, अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है सो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड जाने के लिए सिंपली y को -y कर दो, y एक्सिस में होगा तो x को -x कर दो, x इज इक्वल टू y में होगा तो x के जगह y लिख दो, y के जगह x लिख दो। अगर x प्लस y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -y में होगा तो x को -y लिख दो, y को -x लिख दो। ठीक है, ये चीजें हैं। और इमेज अगर लेना है a, b पॉइंट का x एक्सिस में तो इट विल बी a, -b, y एक्सिस में इट विल बी -a, b। x एक्सिस में y सेम रहेगा, y एक्सिस में x सेम रहेगा, y इज इक्वल टू x में लोगे a और x सेम हो जाएगा, इट विल बी b, a। x इज इक्वल टू -y में लोगे तो इट विल बी
साइन भी चेंज होगा और एक्स वाई भी एक्सचेंज होगा। और ओरिजिन के अबाउट लोगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ए कॉमा बी के लिए इमेज हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। नाउ तो रिफ्लेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। इफ बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, नहीं रुक जाओ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट और लाइन के बीच में, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आईआईटी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा है। अगर मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, let's say we have a straight line like this is A और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ थीटा। और इससे इससे अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है कोई एक और स्ट्रेट लाइन। इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, तो देखो दो तरीके से इंक्लाइन हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है इंक्लाइन अल्फा से, या इधर भी इंक्लाइन हो सकता है अल्फा से। दो पॉसिबिलिटी है। सो देयर विल बी पॉसिबली टू लाइंस L1 एंड L2। देयर विल बी पॉसिबली टू लाइंस जो कि अल्फा से इंक्लाइंड है एल पे, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है और इसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 1 है, और लेट्स से डायग्राम और अच्छे से बनाना पड़ेगा, लेट्स से ये थोड़ा और ऊपर चले जाए, ऐसे थोड़ा कर ले, ये भी मान लो अल्फा है, और मान लो ये एंगल थीटा 2 है, L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट्स से थीटा 2 है। तो ऐसे सिचुएशन में थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू क्या आएगा देखते जाए। तो ये थीटा, अच्छा ये तो अल्फा के बराबर हो जाएगा, करेक्ट ना। तो ये अल्फा के बराबर हो गया, यानी यहां से बोल सकते हो कि थीटा 1 जो है वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। और थीटा 2 जो है, यानी लाइन 1 का जो स्लोप है ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा के बराबर, करेक्ट। और ये जो एंगल है ट्रायंगल से देखो तो ये पाई माइनस 2 अल्फा के बराबर हो रहा है, 180 माइनस 2 अल्फा। इस ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल का सम 180 करोगे तो अब देखो ये जो थीटा 2 है इस बड़े से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो ये थीटा 2 एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो थीटा 2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा पाई माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा 1 के बराबर, करेक्ट। और थीटा 1 जो है वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर है, थीटा प्लस अल्फा के बराबर है, ये जो है वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा, यानी tan थीटा 2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा tan
पाई प्लस थीटा माइनस अल्फा के इक्वल, और पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट चले गया, पाई पे चेंज नहीं होगा, ये tan थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, और पाई प्लस इज बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये इतना ही रह जाएगा। मतलब सेकेंड लाइन का जो स्लोप आया वो इसके बराबर हो गया। तो इस यहां से क्या पता चला, ध्यान से सुनिए, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इतना याद रखना है कि स्लोप ऑफ लाइंस inclined at an angle alpha with the line, slope of lines inclined at an angle alpha with a line whose angle of inclination is theta can be, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या, एक हो सकता है tan थीटा प्लस अल्फा, या दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है tan थीटा माइनस अल्फा। ये दो स्लोप पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब अगर एक लाइन ऐसा दिया हुआ है तो इस पे दो लाइंस पॉसिबली इंक्लाइंड हो सकते हैं अल्फा एंगल से, या ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, एक एंगल अल्फा ये हुआ तो एक एंगल अल्फा ये हुआ, तो अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 1 है, मान लो थीटा दिया हुआ है और ये अगर अल्फा है, तो इसका स्लोप अगर tan थीटा प्लस अल्फा लिखा तो दूसरे वाले का स्लोप हो जाएगा, अच्छा ये रैंडम लिख रहे हैं, यहाँ माइनस भी कर सकते हो यहाँ भी प्लस कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम हमने रैंडम बनाया है। तो ये हो जाएगा, इसमें इसका स्लोप जो है वो अगर tan थीटा माइनस अल्फा है तो इसका स्लोप tan थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। समझ आया बात, क्लियर है ये चीज। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लो ये स्क्वायर है, लेट्स से दिस इज ABCD स्क्वायर, और इसमें A पॉइंट और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेट्स से, या इसका इक्वेशन दिया हुआ है, AC का इक्वेशन दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज x प्लस √3y, या लेट्स से x प्लस या 2x प्लस y इज इक्वल टू लेट्स से 3 दिया हुआ, और लेट्स से B पॉइंट आपको दिया हुआ है, B पॉइंट आपको मान लो दिया हुआ है लेट्स से -1,3, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है -1,3, इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ आपको मैं बड़ा सा क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन छोटा भी किया जा सकता है, आपको फाइंड आउट करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स। चारों साइड्स का आपको इक्वेशन पता करना है। तो देखो ध्यान से कैसे आप पता करोगे, सुनना मेरी बात को। अगर ये स्क्वायर है
तो ये एंगल 45 डिग्री हुआ और ये भी एंगल 45 डिग्री हुआ। तो अगर मैं एक लाइन एल कंसिडर कर रहा हूं और इस पे दो लाइंस इंक्लाइंड है 45 डिग्री से 45 डिग्री से, तो इसको मैं अल्फा की जगह कंसिडर कर सकता हूं ना। समझ आ रहा है बात? तो अगर मैं एसी एक लाइन कंसिडर करता हूं ऐसा, और इस पे दो लाइंस ऐसे इंक्लाइंड है, तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गया। समझ आ रहा बात? और थीटा में क्या कंसिडर करूंगा, लेट कर लिया, लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो थीटा रहा होगा फॉर एग्जांपल। आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. 1 सेकंड। वेट करना सब लोग जरा 1 मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ठीक करके आई गेट बैक। वेट करना 1 मिनट। चलो एक काम करते हैं, व्हाट विल यू डू इज, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके आना। मैं हिंट दे रहा हूं। अल्फा 45 हो गया, यहां से देखो tan थीटा का वैल्यू जो है आप पता कर सकते हो। ये tan थीटा का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपको, tan थीटा यानी इसका स्लोप, एंड दिस विल बी -2। तो जब tan थीटा प्लस अल्फा लगाओगे ना, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। थीटा माइनस अल्फा लगाओगे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। एक स्लोप इसका हो जाएगा, एक स्लोप इसका हो जाएगा। थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा किसी का भी मान सकते हो। ए बी को थीटा प्लस अल्फा मानो, बी सी के लिए थीटा माइनस अल्फा, या उल्टा भी मान सकते हो, उससे कोई हर्ज नहीं है। तो स्लोप आ जाएगा ए बी और बी सी का, और पॉइंट दिया हुआ है ही कि -1,3 से पास कर रहा है, ए बी और बी सी का इक्वेशन आ जाएगा। फिर आप ये पॉइंट डी पता करने की कोशिश करना। कैसे पता करोगे डी? तो ध्यान से देखो, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, इसको अगर आप ज्वाइन कर, अच्छा हाँ, आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो देखो, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। सो देखो यहाँ पे समझो, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा हमने मान लिया है लाइन का, अल्फा 45 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि मैंने एक स्लोप निकाल लिया tan थीटा प्लस अल्फा, और दूसरा स्लोप निकाल लिया tan थीटा माइनस अल्फा। इसका स्लोप मान लो m1 रहा होगा, इसका स्लोप m2 रहा होगा। समझ आई बात?
तो यहां से tan थीटा प्लस अल्फा tan थीटा माइनस अल्फा निकाल लिया हमने। नाउ ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? और यहां से आ जाएगा tan थीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा। अब देखो आपके पास सारा वैल्यूज तो है ही। tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ध्यान से देखो, इसका जो स्लोप है वो है -2। तो अगर आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा माना है, इसका मतलब tan थीटा का जो वैल्यू है वो है -2 के इक्वल। थीटा आप हो सकता है नहीं पता कर पाओ पूरा पूरा, लेकिन -2 हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे रख दो -2। और अगर अल्फा 45 डिग्री है तो tan अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से आ गया -1 बाई 1 + 2, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा -2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -2 इंटू 1 विच इज -3 डिवाइडेड बाई 1 - 2 दैट इज -1, यानी ये 3 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, ए बी और बी सी। यहाँ राइट एंगल बन रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आना भी चाहिए। और देखो यहाँ आ भी रहा है दोनों का प्रोडक्ट -1, देख लो -1/3 और 3 का प्रोडक्ट -1 आएगा भी। तो ये दोनों का हमको स्लोप पता तो चल गया ना। अब आप देखो हमारे पास बी पॉइंट तो है ही ना, तो ए बी का इक्वेशन यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? अब ए बी का जो इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूँ y - 3 is equal to m1 into x plus 1 and m1 is basically, रिप्लेस कर दो m1 को किससे? -1/3 से। रिप्लेस दिस थिंग बाय -1/3। सिमिलरली bc का इक्वेशन यू कैन राइट एज y - 3 is equal to m2 into x plus 1 and m2 को यू कैन रिप्लेस बाय 3। तो ab और bc का यहाँ से इक्वेशन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, अच्छा एक बात तो ये देख रहे हो ना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका भी स्लोप m1 हो जाएगा। और ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगे, स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्लोप m2 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। तो यहां से बोल सकते हैं कि CD लाइन जो है, CD इज पैरेलल टू AB। CD line is parallel to AB. Now CD is parallel to AB. नोट्स बनाना इसका अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में। एंड AD is parallel to BC. तो यहां से इन दोनों का स्लोप जो है m1 के इक्वल हो गया और इन दोनों का स्लोप जो है वो m2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको अगर D पॉइंट किसी तरीके से पता चल जाए, अगर ये पॉइंट पता चल जाए, तो हम लोग आराम से CD और AD का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हमको किसी तरीके से D पॉइंट पता चल जाए, इफ समहाउ आई गेट D पॉइंट, तो अपना काम तो बन जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करना है, इसको ध्यान से समझो। 2x + y = 3 था एक डायगोनल ना। बी पॉइंट है मेरे पास, क्या मैं BD का इक्वेशन पता कर सकता हूँ? ये बताओ, ये 90 डिग्री है ना, तो BD का इसका जो स्लोप है वो है -2। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? स्क्वायर में तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं ना एक दूसरे पे,
तो इसका स्लोप जो है वो आ जाएगा 1/2 के इक्वल m1 m2 -1 करके। समझ आ रहा है बात? तो इक्वेशन ऑफ BD कितना आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ BD कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y -3 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस 1। ये डायगोनल BD का इक्वेशन हो गया। उसके बाद फाइंड करो, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन में लेंदी हो रहा है, मतलब पूरा ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा हो गया। ये मेंस एडवांस में पूरा पार्ट नहीं आएगा, ऐसे बोलेगा कि CD का इक्वेशन बताओ या कुछ एक पार्ट ऐसा आएगा। एनीवे, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD नाउ। सो इफ यू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड ये, या नहीं तो D को, और उसके बाद क्या कर लो, ध्यान से सुनो, उसके बाद अगर इस पॉइंट को O मानते हो तो यूज कर लो O इज मिड पॉइंट ऑफ BD टू फाइंड D। ये तरीका अपना सकते हो। या मेथड 2, मेथड 2 क्या करोगे, फाइंड कर लो इमेज ऑफ B इन AC। डायगोनल जो AC है उसको प्लेन मिरर मान के B का इमेज निकाल लो तो D मिल जाएगा। समझ गए? तो ये टेक्निक लगा के भी D निकाल सकते हो। एंड वंस यू फाइंड D, लेट्स से ये पॉइंट अगर A, B आ गया, लेट ये दोनों मेथड से लेट से D अगर A, B आ गया तो इसका स्लोप पता है ही, CD का इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसका स्लोप m1 था ही, इसका स्लोप m2 था ही, CD का इक्वेशन y माइनस बी इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। AD का इक्वेशन जो है वो y माइनस बी इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स। गॉट इट? समझ में आया है सबको? Yes, sir. यस, नो? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो मेन समझने वाला बात है वो ये कि अगर एक लाइन है उस पे अगर कोई दो लाइंस इन, माने देयर विल बी पॉसिबली टू लाइंस व्हिच विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। और सिमिलर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। अगर मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ए का कोऑर्डिनेट लेट्स से दिया हुआ है 1,2 और इसका जो बेस है वो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है सो देन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। सो डेफिनेटली यू कैन डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि AB और AC देखो इसके साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। समझ रहे हो आप बात? 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो अगर इसको m1 मानते हो, इसको m2 मानते हो, तो ये दोनों लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा? सो m1 कैन बी टेकन एज tan थीटा प्लस अल्फा, m2 कैन बी टेकन एज थीटा माइनस अल्फा, जहां tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कौन से लाइन पे इंक्लाइंड है, जिस लाइन पे इंक्लाइंड है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान रहे थे ना, तो tan थीटा यानी इसका स्लोप विल बी -1 और अल्फा जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी tan अल्फा जो है वो हो जाएगा √3। एंड यूजिंग दीज थिंग्स यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। तो ये होमवर्क हो गया आपका। सिमिलरली आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन।
ये भी होमवर्क है, इसको ट्राई करना। इफ दिस इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है और इसका एक जो डायगोनल है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन एज x plus y is equal to 1, one of its diagonal is x plus y is equal to 1, and this point, या छोड़ दो ये भी नहीं, this point is basically 0,1 and this point is 1,2, ये स्क्वायर है, एक डायगोनल के एंड्स दिए हुए हैं एंड फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स। तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका स्लोप तो आप निकाल सकते हो ना, इस लाइन का स्लोप, इसको tan थीटा कंसीडर करो, यानी tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब मान लो ये लाइन पे दो लाइन इंक्लाइंड है अल्फा अल्फा एंगल के साथ, ठीक है। सो इसका स्लोप m1 क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस अल्फा, इसका स्लोप m2 अगर मान रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस अल्फा। तो देखो ना ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना ये दो लाइंस, तो एक का स्लोप जो है बच्चे वो हो जाएगा, इस वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा, और इस वाले लाइन का स्लोप जो है वो हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। बात समझ आ रहा है? ये थियरी रिकॉल किया हमने, समझ आ रहा है बात या नहीं आ रहा है, बोलो। यस स्लोप अगर पता चल गया तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो ना, ये एक पॉइंट है, स्लोप पता है तो इक्वेशन लिख सकते हो इस लाइन का। सिमिलरली इसका स्लोप पता है हमको इस वाली लाइन का, और पॉइंट पता तो इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली ये पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप इसी के स्लोप के बराबर हो जाएगा, और इसका स्लोप इसके स्लोप के ही बराबर हो जाएगा। So we can basically find equation for all the sides, and we can also find the other two vertices। कैसे? तो इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये वर्टेक्स मिल जाएगा, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये वर्टेक्स मिल जाएगा। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म से, वो मैं बताऊंगा बाद में। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन पढ़ाऊंगा उसके बाद। समझ में आ गया ये सबको बन जाएगा? यस में बोलना पड़ेगा, यस हो जाएगा ना? यस सर। अगली क्लास में मैं फिर से डिस्कस करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग एक बार जो है ना घर से कोशिश करके आना इन सारे क्वेश्चंस को करने का, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में इनको सॉल्व भी करवा दूंगा। Similarly, I am giving you one more example. Let's say this is a right angled isosceles triangle. ABC जो है वो right angled isosceles triangle है। और यहाँ पे इसका ऑर्थो सेंटर जो है वो दिया हुआ है 1,2, और हाइपोटेनस जो है इसका वो दिया हुआ x plus 3y इज इक्वल टू 3 मान लो। सो AB और AC का इक्वेशन फाइंड आउट करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। क्या करोगे? देखो ध्यान से, हाइपोटेनस ये दिया हुआ है, यानी ये हो गया x plus 3y इज इक्वल टू 3। ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? जहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये पॉइंट हो गया 1,2। अच्छा, राइट एंगल आइसोसेलेस है तो ये कितना बना? 45 डिग्री। ये कितना? 45 डिग्री। तो देखो एक लाइन के साथ दो अल्फा एंगल के साथ इंक्लाइंड है, तो इसका अगर स्लोप मान लो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये पता हो गया हमको, -1/3 आ जाएगा।
ये अल्फा, तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा माइनस अल्फा, इसका tan थीटा प्लस अल्फा। स्लोप आ जाएगा दोनों लाइन का, BC और AB का स्लोप आ जाएगा, और दोनों 1,2 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो, कर लोगे ना? तो ये आपका होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करके आना। बाकी अगर कहीं दिक्कत होता है, फंसते हो इस कॉन्सेप्ट में, सो आई डेफिनेटली रिवाइज इट, वी विल डेफिनेटली रिवाइज इट इन नेक्स्ट क्लास। अभी आपका 6:25 से टेस्ट स्टार्ट होगा और 45 मिनट का टेस्ट है, तो 25 से अगर स्टार्ट करते हैं, या ब्रेक ले लो आप लोग, अगर वॉशरूम जाना है, कुछ ब्रेक लेना, पानी पीना, ब्रेक ले लो। We will start test at 6:30. We have 8 minutes and you will submit your answer by 7:15. चलो, see you all in next class. हाँ, PDF भेजूंगा मैं। अच्छा, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको मैं YouTube पे अपलोड भी कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा हेवी हो गया आज का। तो अगर कहीं पे फंसते हो, कुछ भूलते हो, तो आप YouTube पे जाके अपना प्रजना क्लासेस का जो चैनल है उस पे जाके और उसको देख लेना।